अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। रिलेटिव एटॉमिक एनर्जी में आ जाएगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आइसोटोप्स के बारे में कुछ बातें कही थी, हमने आपको समझाया था, लेकिन अब इसका बहुत डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया है और इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। आइसोटोप क्या है? बेसिकली एक एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, ठीक है, दोनों थोड़े डिफरेंट है। आप कहोगे सर एक एलिमेंट के तमाम एटम्स तो सेम होते हैं। तो जब हमने अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को, हमें फ़र्क ये पता चला, एक एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर कितना है 6, न्यूट्रॉन नंबर कितना है 6। एक एटम है जिसका प्रोटॉन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन नंबर 7 है। एलिमेंट का कैसे पता चलता है ये एलिमेंट है? बाय इट्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका Z कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, इसका भी वही है 6। मतलब ये दोनों सेम एलिमेंट है, लेकिन फ़र्क है, हमने जब इसको अंडरस्टैंड करना शुरू किया, मैथ्स का पता चला, रिएक्टिविटी वगैरह, स्टेबिलिटी, रेडियो एक्टिव डिके, हमें पता चला दोनों के अंदर बड़ा फ़र्क है। तो ये एलिमेंट तो सेम है लेकिन ये तो डिफरेंट है। तो ये दोनों डिफरेंट क्यों है? इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 6 है और इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 7 है। तो इस नंबर, न्यूट्रॉन के नंबर की चेंजिंग की वजह से इसके अंदर चेंज आया है, लेकिन एलिमेंट वही सेम है, एटम्स के अंदर फ़र्क आया। तो इन 2 एटम्स को कहते हैं आइसोटॉप्स। ये क्या है? आइसोटॉप्स हैं इस एलिमेंट कार्बन के आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? वो एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो वेरिएबल वेरी कर जाता है। ये होता है आइसोटोप। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, यहाँ पे प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन 10, प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन 10, यानी Z दोनों का बराबर है। न्यूट्रॉन के नंबर के अंदर फ़र्क है, इसके अंदर 10 है न्यूट्रॉन, इसके अंदर 11 है। तो क्या है, आप देख सकते हैं ये बोहर का मॉडल बता रहा है इस टाइप की चीज़ें। बोहर का मॉडल साइड कर दो, क्या है क्या नहीं है उसको भाड़ में मारो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता चलेगा कि दोनों के पास प्रोटॉन का नंबर सेम है, Z सेम है दोनों के लिए। फ़र्क किस में आ रहा है मेरी जान? फ़र्क आ रहा है बोथ द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ़र्क इसमें भी नहीं आ रहा, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 8 इसमें, कितने 10 इसमें है और 10 इसमें है, दोनों के अंदर सेम है इलेक्ट्रॉन का नंबर। एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है। भाई प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर इसमें 10 है, इसमें 11 है। तीसरा पॉइंट है, इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तीसरे पॉइंट को ऐसे कर दो,
both differ in total number of proton and neutron, this means they have different mass numbers। इन दोनों के अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर का सम करोगे यानी न्यूक्लियन नंबर, केस नंबर ए के अंदर आ जाओ, ये केस ए केस बी। केस ए के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कितना है 10 + 10 बराबर हो जाएगा 20। केस बी के अंदर आ जाओ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना आ रहा है 10 + 11 21 आ गया। यानी दोनों का न्यूक्लियन नंबर, एटॉमिक नंबर और इसके साथ साथ एटॉमिक मास सेम नहीं होगा। मतलब आइसोटॉप्स के पास क्या सेम होता है क्या नहीं होता, लिख लो। आइसोटॉप्स के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी चीज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, एटॉमिक नंबर। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। भाई ये पॉइंट याद कर लो, हिफ्स कर लो। डिफरेंट एटॉमिक मास होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हुआ, एटॉमिक मास। डिफरेंट होता है मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर भी इसको कहते हैं, मास या न्यूक्लियन नंबर। ये बातें एक दूसरे के पीछे पीछे हैं, आगे पीछे। तो ये चीज़ें याद कर लो, ये पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सवाल आ सकता है। सिंस बोथ द आइटम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, तो ये सेम एलिमेंट के एटम है, तो इसलिए आइसो मतलब सेम। भाई द वर्ड आइसोटॉप किसने यूज़ किया था, सूडी, आई डोंट नो क्या नाम है इसका, प्रोनाउंसिएशन है, सोडी नाम का बंदा था, सूडी, उसने ये इस्तेमाल किया। यार ये दोनों एटम्स सिमिलर हैं, सेम है, सेम एलिमेंट के। तो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। टॉप मीन्स प्लेस, यार इनके प्लेस सेम है, दे आर बहुत अच्छी खासी हद तक ऑलमोस्ट सेम है, बट फर्क आ रहा है न्यूट्रॉन के नंबर में। भाई सेम फैमिली का बंदा है, बस जुड़वा बंदा है, लेकिन फिंगरप्रिंट चेंज है। ओके, आइसोटॉप्स एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियाई के पास जो हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जिनके अंदर न्यूक्लियस के पास सेम प्रोटॉन का नंबर होता है या जेड सेम होता है, बट जो चेंज होता है वो मेस नंबर के अंदर होता है या न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होता है। मेस नंबर क्यों चेंज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के नंबर के अंदर चेंज आता है। देखें मेस नंबर कैसे चेंज हो सकता है, मास जो नंबर है ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब दोनों के पास प्रोटॉन नंबर तो सेम है, यानी ये कांस्टेंट हो गया। अब वेरी क्या चीज़ कर रही है, वो है न्यूट्रॉन का नंबर, सो ये वेरी कर रहा है। गॉट इट? दिस इज बिकॉज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डिफर इन एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर जो है वेरी करते हैं, एक कम हो गया तो वो जो ओवरऑल आंसर कम हो गया, एक बढ़ गया ओवरऑल आंसर बढ़ गया। आइसोटॉप्स आर केमिकली अलाइक एंड डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन के सेम है, जेड इफेक्टिव सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ये सवाल आइसोटॉप्स आर केमिकली सवाल आ चुका है पास पेपर्स के अंदर, नस्ट में आ चुका है, ये एनईडी के अंदर आ चुका है, ये आपके पास एमडी केट के अंदर आ चुका है जो आपके पास कंडक्ट होता था, ये एनटीएस के टेस्ट के अंदर आ चुका था जब 2014-16 के टाइम पे एनटीएस कंडक्ट करती थी एमकेट। ये एमसीक्यू आ चुका है। आइसोटॉप्स आर डैश इस टाइप का है तो आएगा भाई आइसोटॉप्स जो है केमिकली अलाइक है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ये बहुत दफ़ा आ चुका है तो ये याद रखनी है चीज़। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप हैं देखें। पहली बात तो हाइड्रोजन की आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। हम जनरली कंसीडर करते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास जो प्रोटॉन का नंबर होता है जिसको हम जेड भी कहते हैं एटॉमिक नंबर, वो होता है 1। इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इसी तरीके से होता है 1। न्यूट्रॉन का नंबर नॉर्मल हाइड्रोजन में जो रेगुलर वाला हम बात करते हैं उसमें नहीं होता, बाकी न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो वेरी कर रहा होता है। तो वेरी 3 इसकी जो हैं वो आ जाती हैं, आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, 3 टाइप्स के हैं हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। बेसिकली पहला हाइड्रोजन
है हमारे पास सिंपल, जिसको हम हाइड्रोजन ही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम हाइड्रोजन ही कहते हैं। ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट है। इसके अंदर क्या होता है आपके पास? प्रोटॉन एक होता है, इलेक्ट्रॉन एक होता है, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, इसका दूसरा भाई है वो है ड्यूटेरियम। तीसरा इसका भाई है ट्राइटियम। ठीक है। तो इसके साथ क्या चल रहा होता है? मसला घपला वपला ये है, इसके पास प्रोटॉन नंबर तो वही होगा एक, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नंबर एक होगा, इसके पास प्रोटॉन भी एक होगा, क्योंकि सारे ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। बाकी न्यूट्रॉन का नंबर इसके अंदर 1 हो जाता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर 2 हो जाता है। अब सवाल ये, इसको ट्राइटियम इसको ड्यूटेरियम क्यों कहते हैं? बेसिकली ट्राई की मीनिंग होती है 3, ट्राई की मीनिंग क्या होती है? 3, और ड्यू की मीनिंग होती है ड्यूटेरियम 2 सॉरी माय बैड 2 होगी। अब इसका एटॉमिक मास मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल हाइड्रोजन, ओके साउंड्स गुड। इसका एटॉमिक मास आप लिख लो कितना है। एटॉमिक मास ये होता है 1 AMU, राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ। इसका एटॉमिक मास है 1 AMU। 1 AMU इसका है, ऊपर वाले का नहीं होगा, वो ऐसे जनरल बात की हुई है, कट ऑफ। इसका एटॉमिक मास कितना है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन 2 AMU लगभग। इसका एटॉमिक मास कितना है? एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 3 AMU। ट्राइटियम के अंदर जो मास नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3, मास नंबर इसका 3 है, एटॉमिक मास 3 AMU है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, मास नंबर एटॉमिक मास के बराबर नहीं होता। मास नंबर एक नंबर है, एटॉमिक मास एक क्वांटिटी है, बहुत बड़ा फर्क है। मेजॉरिटी टीचर्स भंड मार देते हैं इसके अंदर। तो ट्राइटियम को 3 क्यों कहा जाता है? इसका न्यूक्लियर नंबर 3 हो जाता है। ड्यूटेरियम का क्या होता है? वो 1 हो जाता है। अगर मैं इसका न्यूक्लियर या मास नंबर लिख लूँ, इधर लिखता हूँ मैं मास नंबर या न्यूक्लियर नंबर, तो भाई इसका क्या होगा? 1, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 0 है, 2 आ गया, इसका 3 आ गया। इसके साथ यूनिट नहीं है, दिस इज ओनली अ नंबर, ये एक नंबर है और ये एक क्या है? क्वांटिटी है, दिस इज एन क्वांटिटी। तो इसकी वजह से ड्यूटेरियम के पास 2 मास नंबर होता है, 2 कह दिया, ट्राइटियम के पास 3 होता है, 3 कह दिया। तो ये 3 आइसोटॉप्स हैं। पढ़ो इसके बारे में। इसको लिखा कैसे जाता है आपको पता है? यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट है 1 से, तो इसके यहाँ पर आता है इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे हम लिखते हैं Z एटॉमिक नंबर, यहाँ पे लिखते हैं मास नंबर। तो अगर हम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की बात करें तो ड्यूटेरियम का कैसा लिखा जाएगा? H, Z कितना है? 1, मास नंबर ड्यूटेरियम का 2 होगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है? एटॉमिक मास नहीं है, ये मास नंबर है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। इस पहले वाले हाइड्रोजन का जो प्रॉपर नाम है आपको पता है क्या है? इसको कहते हैं प्रोटियम। जनरली इसको हाइड्रोजन कहा जाता है, हम जनरली इसको रेफर करते हैं जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो इसका जो प्रॉपर नाम है वो है प्रोटियम। यहाँ पे प्रो की मीनिंग आई डोंट नो क्या आ रही है, कौन सी लैंग्वेज में है, इट डजेंट मेक सेंस। प्रोटियम हाइड्रोजन जो होता है वो कलरलेस होता है, इसकी कोई खुशबू नहीं होता, टेस्टलेस होता है, ना खुशबू होती है, ना रंग होता है, ना टेस्ट होता है। ठीक है। ये पानी के अंदर इनसोल्यूबल होती है भाई, हाइड्रोजन इनसोल्यूबल होती है पानी के अंदर, एंड हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है। इसको जलाया जाता है, यानी अच्छी खासे तरीके से जल जाती है। रॉकेट्स के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा कम होता है, और दूसरी बात कंबशन इसकी फास्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गैस आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसका जो फोर्स है वो निकालता है जिससे रॉकेट ऊपर जा सके। वाटर डेट कंटेन हाइड्रोजन 2 एटम्स इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन 1 इज कॉल्ड हैवी वाटर। एक वाटर आपने सुना H2O, ये H2O का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है कितना? H2 का 2 आ गया, ऑक्सीजन का 16, 18 होता है MU। इसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है वो होता है प्रोटियम। अगर ये हाइड्रोजन प्रोटियम ना हो, ड्यूटेरियम हो जाए, ड्यूटेरियम आ जाए, तो होगा क्या? एटॉमिक मास
हाइड्रोजन का कितना है, 2 हाइड्रोजन के एटम में, एक का है 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा 20 AMU। इससे भी सवाल आ चुका है मेरान के इस साल के टेस्ट के अंदर, म्यूट के टेस्ट के अंदर, और नस में भी आ चुका है, और ये MCAT के अंदर भी आ चुका है MCQ। भाई ड्यूटेरियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, वही होते हैं जो पानी के अंदर होता है। भाई कितने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, 8 उसमें 2 उसमें 10 होते हैं, ठीक है। ये आ गया इस केस के अंदर 20 AMU। प्रोटियम सिंपल है, ड्यूटेरियम इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर हाइड्रोजन ये वाला है। ड्यूटेरियम का जो फार्मूला होता है वो होता है D2O, इसको कहते हैं H2O। D2O कहा जाता है ड्यूटेरियम को। D से कहा यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन का आइसोटोप D, इसलिए P क्यों नहीं यूज़ करते आप कहोगे सर। तो बेटा P इसलिए यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि हम नॉर्मली H को रेफर करते हैं, वो जो अबंडेंट फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन है। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन 12 की बात की जाती है। बेसिकली जो ओरिजिनल नाम होता है वो उसके साथ आता है जो ज़्यादा अबंडेंसी के अंदर और ज़्यादा स्टेबल हो, ज़्यादा अबंडेंट हो, ज़्यादा स्टेबल हो। अब जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा अबंडेंट होगी, तो दोनों बातें सेम है। ज़्यादा अबंडेंट हो या ज़्यादा स्टेबल हो। स्टेबल होगी तभी तो अबंडेंट होगी, अबंडेंट होगी तभी तो उस वजह से स्टेबल हुई पड़ी होगी। भाई अबंडेंट है, स्टेबल है तभी तो ज़्यादा मौजूद है, वरना मौजूद ही नहीं होती। ये बात है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। इसके अंदर आपको क्या मिल रही है, प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। भाई नॉर्मल पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, भाई फ्रीजिंग पॉइंट, भाई फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, पानी लिक्विड होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा जो है कम हो जाता है। आपको लग रहा होगा 3.81 ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कम हुआ है क्योंकि आप नेगेटिव में टेम्परेचर जा रहे हैं ना, तो मतलब गर्मी की तरफ जा रहे हैं। ये कह लो बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ गया है, इसको कह लो। आपके सेंस में कहो भाई इसका जो आपकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बढ़ गया है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बढ़ गया है थोड़ा। डेंसिटी इसकी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। क्यों, ज़्यादा मेस आ रहा है, ज़्यादा मास उसी सेंटीमीटर क्यूब पर आ रहा है, ज़्यादा मेस आ रहा है। इस मास के बढ़ने, डेंसिटी का फार्मूला क्या होती है, डेंसिटी को शो करते हैं रो से, आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। कितना मास कितने वॉल्यूम पे आ रहा है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है सेंटीमीटर क्यूब, पहले मेस कितना आ रहा था आपके पास 18, उसके बाद अगर आपने D2O उठा दिया तो आ गया 20, तो न्यूमरेटर बढ़ गया। न्यूमरेटर बढ़ने से ये डेंसिटी भी बढ़ जाती है, जो कि D2O के केस में बढ़ गई। ये होता है। आइसोटोप क्या करते हैं, मोलिकुलर मेस को चेंज करते हैं। जो आपके पास एटॉमिक मेस हो गया या किसी एक एलिमेंट है, जैसे हो गया H2O हो गया या D2O हो गया, इसके अंदर फ़र्क क्या होगा भाई, मोलिकुलर मास का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, मोलिकुलर मेस का फ़र्क है, ठीक है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी, रिएक्टिविटी वही रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीज, जो डेंसिटी वगैरह, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेचुरली हरकरिंग हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर 99.99% प्रोटियम होता है, 0.0015% ड्यूटेरियम होता है। ट्राइटियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। ट्राइटियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है और टूट जाता है। सो ट्राइटियम इज नॉट फाउंड इन नेचुरली अकोरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज हाईली अनस्टेबल। ट्राइटियम आपको ना होने के बराबर मिलता है, ना होने के बराबर, ठीक है। तो एट व्हाट टेम्परेचर वुड अ सैंपल ऑफ हैवी वाटर फ्रीज, तो हैवी वाटर का सैंपल किस टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, ये लिखा हुआ है 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंपल। तो स्टूडेंट्स यही था हमारे पास कॉन्सेप्ट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, जितनी गुफ्तगू हो सकती थी कर ली। जा रहे हैं आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के बेसिकली 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छा हो जाएगा। कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, ठीक है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो ये होता है कार्बन 6-12, कार्बन 6-13, कार्बन 6-14, ठीक है। कार्बन, इसको कहते हैं कार्बन 12, ये होता है कार्बन 13, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कार्बन 14।
प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा तो ये सारी जो नोटेशन है हमने इसको, ये 12 क्यों आ रहा है, 6 क्या आ रहा है, 12 एटॉमिक मास नहीं है, मास नंबर होता है, 6 एटॉमिक नंबर है। तो ये सारे डिस्कशन पिछले लेक्चर में हुआ था जिसके अंदर हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स ऑफ व्हाट, लेट मी चेक आउट, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो कार्बन की डिफरेंट टाइप के ये फॉर्म्स होती हैं। कार्बन का कलर जनरली क्या होता है, ब्लैक होता है, डार्क ग्रे कलर होता है, ब्लैक होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो आप पढ़ते हैं, डायमंड बेटा कोई कार्बन ही है, कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। आप कहोगे एलोट्रोपिक फॉर्म क्या है? बेसिकली एलोट्रोपिक फॉर्म ये होती है कि अगर आप एक चीज़ को बहुत बहुत प्रेशर दे दो और ज़मीन के अंदर हज़ारों सालों से पड़ी हुई है, गर्मी से, प्रेशर से, टेम्परेचर से, उसका हुलिया चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर मेहनत कर दी जाती है, वो डायमंड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वेल आगे जो अगर आपके पास चैप्टर हुआ तो उसके अंदर पढ़ेंगे डायमंड, ग्रेफाइट को, और अगर बकीबाल्स हुआ तो बकीबाल्स को भी पढ़ेंगे, वरना फर्स्ट ईयर में तो आपके पास ये चीज़ें आएंगी। तो एक्सेप्ट डायमंड ब्लैक होता है, डार्क होता है और इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। डायमंड भी सोल्यूबल नहीं होता वाटर के अंदर, बहुत रिजिड चीज़ होती है, इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। और ये ग्रेफाइट एक बेहतरीन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, डायमंड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। कार्बन जनरली, कार्बन जो खुद है ना, कार्बन वो जनरली सेमी कंडक्टर है। कार्बन क्या है? सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर जिसको हम पार्शली कंडक्टर्स भी कहते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक होते हैं नॉन कंडक्टर। कार्बन है सेमी या पार्शियल कंडक्टर। मेल्टिंग पॉइंट इनकी हाई है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। डायमंड की तो भाई तुम सोच लो हज़ारों के अंदर है भाई, बहुत ज़्यादा है। ये था हमारे पास कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या हो रहा होता है। जनरली हम जो बात करते हैं कार्बन 12 की बात करते हैं जो हमारे पास डेली लाइफ के अंदर यूज़ होता है। बाकी जो कार्बन 14 का जो यूज़ होता है ना, कार्बन जो 14 है, कार्बन 14, इसको यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग की वजह से। बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे आप कार्बन डेटिंग के अंदर। पैलेंटोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो ना, पैलेंटोलॉजी। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। आपकी बायो की बुक में नहीं है, ये ब्रांच ऑफ बायो होती है जिसके अंदर हम कार्बन डेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। डायनासोर या पुराने ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन कितनी ड्यूरेशन थी, कितना उनका लाइफ था, कितने साल पुरानी चीज़ें हैं, उसको मालूम करने के लिए। तो कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ओल्ड है, कितनी ज़्यादा ओल्ड है, इसको मालूम किया जाता है कार्बन डेटिंग से। यह मेथड होता है जिसके अंदर कार्बन का 14th आइसोटोप यूज़ किया जाता है। इनके आइसोटॉप्स हैं वो 2 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, ठीक है। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 में क्या चीज़ है? क्लोरीन दोनों के पास प्रोटॉन नंबर तो 17 का है। फ़र्क क्या है? 35 वाले के अंदर 18 न्यूट्रॉन है और 20वें वाले के अंदर 37 वाले में 20 न्यूट्रॉन है। फ़र्क कितना है? 35 जो क्लोरीन होता है उसकी जो अबंडेंस है वो 75% है, यानी वो 75% पाया जाता है। मतलब आपको दुनिया के अंदर क्लोरीन मिल रहा है, अगर आपको 10 किलो क्लोरीन है पूरी दुनिया के अंदर, तो इसमें से 7.5 किलोग्राम कौन सा क्लोरीन होगा? क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप होगा। और 2.5 किलो कितना होगा? आपके पास क्लोरीन 37 वाला आइसोटोप होगा। 75% अबंडेंस ये है। 25% क्लोरीन 37 है। क्लोरीन का ग्रेइश येलो कलर होता है, ग्रे येलो कलर होता है, विद अ शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल। पंजेंट स्मेल होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग स्मेल, पंजेंट, जिसको कहते हैं बदबूदार। कोई चीज़ गल सड़ जाती है ना, या आपके पास फैट्स या ऑयल्स जो होते हैं वो आपके पास वो उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है, उसके बाद बहुत गंदी स्मेल आती है, पंजेंट, शार्प पंजेंट, बहुत इरिटेटिंग होती है, आपको चुभ रही होती है, तो वो स्मेल होती है इसकी। आपका भाई होश उड़ जाएगा।
इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे ऐसे हैं, उसकी जो स्मेल है ना आप बेहोश हो जाओगे। बेहोश तो नहीं, मतलब आप बोलोगे अल्लाह से तौबा कर ली है मैंने, इतनी गंदी है। क्लोरीन की तो फिर भी इतनी नहीं है जितनी वो दूसरे कंपाउंड्स की है। इट्स अ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर, ये अच्छे हद तक सॉल्युबल है पानी के अंदर, अच्छी हद तक सॉल्युबल है। इतना सॉल्युबल नहीं है 100% हो जाए, बट एक अच्छे खासे हद तक सॉल्युबल है। यूरेनियम के 3 आइसोटोप हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक। बेसिकली मुझे आइसोटोप्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखने का शौक़ नहीं है, कैसे काम होता है क्या नहीं होता। तो 3 लिखे हुए हैं तो 3 काफ़ी है। मे बी आज के दौर में चौथा आ गया हो, 5वां आ गया, आई डोंट नो, आई हैव नॉट चेक्ड इट आउट। जो बुक हमें कह रही है मैं वहाँ तक पढ़ा रहा हूँ। मुझे आइसोटोप के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है, इसकी वजह से मैंने ज़्यादा नॉलेज गेन नहीं मारी इसकी। ठीक है, ये बता दूँ मैं। यूरेनियम के 3 आइसोटोप है, 234, 235, 238। इसको ऐसे लिखा जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, इन्होंने इधर एक्टिविटी 3.3 लिख लिया, नहीं आएगा यहाँ पर। ये टॉपिक चल रहा है भाई, ये पीडीएफ के अंदर गलत है और ये पीडीएफ के अंदर भाई हो जाती है मिस्टेक। शायद प्रिंटिंग में आपके पास सही हो आपकी किताब के अंदर। यूरेनियम का जो आइसोटोप है 235, ये वाला यूरेनियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिविटी समझाइए, इसका न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। जब न्यूक्लियस या कोई चीज़ स्प्लिट होती है ना, तो 2 टुकड़ों के अंदर 2 एटम या पार्टिकल्स निकलते हैं और उसके साथ बहुत हाई अमाउंट की एनर्जी निकलती है। ये इतनी खतरनाक एनर्जी होती है, बेड़ा गर्क कर देती है, दुनिया तबाह कर जाती है। आपका जापान था ना, जापान के अंदर जब एटॉमिक बम फोड़ा गया, आज तक उसका इफेक्ट है 100 साल, मतलब 70 से 80 साल से ऊपर होने वाला है। तो अभी तक बच्चे वहाँ पे डिफेक्ट्स में पैदा होते हैं। किसी का हाथ टेढ़ा, किसी की उंगलियां टेढ़ी, किसी का क्या नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान टेढ़ा। इतना बड़ा इफेक्ट है 80 सालों तक। क्रॉप्स तबाह हो गई, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन खत्म हो गई, आपकी एग्रीकल्चर जो है वो तबाह हो गया वहाँ पर। इतना खतरनाक होता है ये यूज़ किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब के अंदर और न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, चेन रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है एटम बम बनाने के लिए, जिससे आपका पूरा मुल्क तबाह हो सकता है। इतना खतरनाक है। 238 आइसोटोप भाई लेक करता है इस प्रॉपर्टी को इस एप्लीकेशंस पर। ठीक है, 236 का जो 238 है ना, वो इस तरीके से नहीं करता, और 238 कंट्रोलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेप्स होते हैं, किस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाते हैं, किस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आई थिंक 235 को कंट्रोल किया जा सकता है, 238 अनकंट्रोलेबल है। और इसके साथ छेड़खानी की ना, बनाने के चक्कर में ही वो बंदा अल्लाह अल्लाह खैर सलाह हो जाएगा, तो उसको कलमा पढ़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए 235 को इस्तेमाल किया जाता है। 235U इज़ रेयर, ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है क्योंकि अनस्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ये किसी अच्छे एलिमेंट के अंदर टूट जाता होगा। ठीक है, नेचुरल अबंडेंस जो यूरेनियम के आइसोटोप की है वो ऐसे है। 234 0.006% पाया जाता है, 0.72% पाया जाता है आपके पास ये वाला आइसोटोप। 238 92 पाया जाता है, 99.27%। तो ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको एक्टिविटी लिखनी चाहिए थी, ये इतना हो गया, तो यहाँ पे इनको एक्टिविटी का नाम देना चाहिए था। एक्टिविटी क्या, 230 की 4 के पास कितने प्रोटॉन है, 92, हल करवा रहा हूँ, उसके पास 92, उसके पास 92, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 92, 92, 92। प्रोटॉन का नंबर चेंज आ गया, 234 में से 92 माइनस कर दो मेरी जान, कितना होगा 92, 2 बच गया, 13 आ गया, इधर 1 आ गया, 13 में से 9 गया, 12 में से 9 गया, 3 बच गया, 3 बच गया 4, 142। तो इसके अंदर 142 न्यूट्रॉन है। हल करवा रहा हूँ भाई, शुक्र करो तुम। 142, इसके अंदर 1 बढ़ा दो 143, 144, ये जवाब है इसका। यूरेनियम 238 डिकेज होता है थोरियम के अंदर, थोरियम 234 से। ये एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। अल्फा पार्टिकल क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का न्यूक्लियस स्ट्रक्चर क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये एक न्यूट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये प्लस प्लस, और ये न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है इसको कितने अल्फा पार्टिकल, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स का आना। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस या डबल पॉजिटिव एंड 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन आना, ये होता है। आपके पास क्या है, अल्फा। डबली पॉजिटिव चार्ज होता है ये,
हीलियम न्यूक्लियस होता है। डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस को हीलियम न्यूक्लियस भी कहा जाता है। बेसिकली ये पार्टिकल होता है, ये किसी और से निकलता है, ये सिमिलर होता है हीलियम के न्यूक्लियस से। ये जो अल्फा पार्टिकल होता है इसको अंडरस्टैंड किया तो ये हमें पता चला यार ये तो सेम है हीलियम न्यूक्लियस के जैसा है, सेम है, तो इसके लिए हमने नाम कह दिया हीलियम न्यूक्लियस। जैसे हम H+ को कहते हैं प्रोटॉन कहते हैं हम, ये भाई प्रोटॉन है, हकीकत में तो नहीं है, ये तो एटम है, इसका न्यूक्लियस है। बेसिकली ये सेम है एक सिंगल प्रोटॉन की तरह, इसकी वजह से इसको प्रोटॉन कहा जाता है। समझ रहे भाई? 235 को जब हम यूज करते हैं, फिजन एक होता है फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। आप जो है न्यूक्लियस के अंदर पढ़ेंगे, जो है हम आपके पास फिजिक्स के अंदर आएगा, न्यूक्लियर जो है फिजिक्स आएगा, उसके अंदर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। 235 वाला होता है ना, जब वो टूटता है वो न्यूट्रॉन इमिट करता है और जो है एनर्जी इमिट करता है। ये जो एनर्जी होती है, अगर आप 1 किलोग्राम यूरेनियम को भाई तोड़वा दें, उसकी केमिकल एनर्जी पता है कितनी होगी रिलीज होने के बाद? हम 17,000 किलो से भी ज़्यादा एनर्जी, 17,000 किलो से भी ज़्यादा कोल जलाएं, कोयला 17,000 किलो से ज़्यादा कोयला जलाओगे, 1 मिनट के अंदर जितनी तपिश निकलेगी उतनी यूरेनियम से निकल जाएगी, ठीक है। 5 मिनट के अंदर भाई इतनी यानी एनर्जी निकलती है भाई, तुम 17,000 किलो से ज़्यादा कोल जला लो। केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के अंदर ऐसा नहीं लेता। तो अगेन ये बात कही जा रही है, एंट्री डेज के अंदर आ चुकी है, आइसोटोपर एलिमेंट है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो सेम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, हमने समझा D2O H2O D2O की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह, ये चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। MCQ है भाई, एंट्री डेज में आएगा, नोट कर लो, $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो मैंने कहा था कि यार हाइड्रोजन का 1.0008 कैसे आ जाता है MU? इसके पास तो प्रोटॉन है एक, तो एक प्रोटॉन का मास 1 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, 0.08 कैसे आ गया? या क्लोरीन का 35.5 होता है, तो किसी क्लोरीन के पास आधा प्रोटॉन या आधा न्यूट्रॉन कैसे आएगा? न्यूट्रॉन तो एक पूरा होता है, प्रोटॉन भी एक पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन भी एक पूरा। इलेक्ट्रॉन का तो मास होता ही मतलब निग्लिजिबल है, छोड़ दो उसको। आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया 0.008, नहीं भाई इतना बहुत कम होता है। अच्छा इस केस के अंदर क्या आया? 0.5। भाई 17 इलेक्ट्रॉन का मास 0.5 आ गया, पागल वागल हो गए हो क्या? 17 इलेक्ट्रॉन का मास 0.5 नहीं, कुछ ये ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न आ गया, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, इसका ये रीज़न आ गया यहाँ पर, ठीक है। रीज़न ये आया है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो कैलकुलेट किया जाता है ना भाई, वो जो आंसर हमें देता है मास स्पेक्ट्रोमीटर से कहीं से भी, वो आता है रिलेटिव अबंडेंस से आंसर। वो रिलेटिव मास होता है उसके आइसोटॉप का रिलेटिव अबंडेंस से। रिलेटिव अबंडेंस से भाई वो कितने परसेंटेज के अंदर पाया जाता है और कितना कौन सा वाला पाया जाता है, कितना हैवियर कितना पाया जाता है, कौन सा आइसोटॉप कितना पाया जाता है। कार्बन 12 का देख लो 98.8 है, 13 1.1, ये 0.009%। इसकी अबंडेंस ये रही और इसका मास कितना है, तो हम इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? होगा क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे कार्बन 12 की अबंडेंस कितनी है भाई, अबंडेंस कितनी है 98.8, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस है इसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 से, परसेंट है, परसेंट में आएगा यहाँ पे अपॉन के अंदर 100, अपॉन के अंदर आएगा 100, प्लस करो, प्लस किस चीज़ को करो, ये ऐसे यहाँ पे नहीं प्लस प्लस ये आएगा, करेक्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको, सब्र करो। रिलेटिव अबंडेंस कैसे निकालोगे, 98.8% है अबंडेंस, परसेंट की वजह से अपॉन में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास कितना है 12, इसमें प्लस करना है। रिलेटिव अबंडेंस किसकी है, यहाँ पे 13, उसका एटॉमिक मास से अपॉन में 100 आ जाएगा, ये अपॉन में 100 आ गया, मल्टीप्लाई में 14 आ गया। ये कौन सा आइटोप है, कार्बन 14 का है, कार्बन 13, कार्बन 12,
रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहा हूँ, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल रहा हूँ मैं। कार्बन 12 की निकालो, अबंडेंस कितनी थी गिवन, दिस इज अराउंड 1.1 0.09 0.909 ये है। गॉट इट। मल्टीप्लाई करो, हल करो, क्या आएगा जवाब। एलसीएम लोगे तो वही आएगा। एलसीएम के बाद क्या होगा, ये एलसीएम 100 है सबके नीचे, तो 100 आ जाएगा। ऊपर जाओगे तो ये वही चीज़ आपको सवाल वाली मिल जाएगी, 98.8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1.1 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 0.09 मल्टीप्लाई बाय 14। इससे जो आंसर आएगा, कैलकुलेटर चलाओगे तो आंसर क्या आएगा, 12.26 समथिंग एल्स। देखो क्या जवाब गिवन है, सॉरी 12.00026 12.00026 AMU, ये जवाब है इसका। ठीक है, तो ये रिलेटिव अबंडेंस है। अब कार्बन का जो क्लोरीन है 35 और 37, उसका क्लोरीन का 35.5 क्यों लेते हैं हम। क्लोरीन 35 17, इसकी अबंडेंस कितनी है 75%। हम पढ़ के आ चुके हैं आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन पर। क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर 37, इसकी कितनी है 25%। यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो डायरेक्ट के अंदर। फार्मूला अप्लाई करने से होगा क्या, समझो। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 75 मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास कितना है 35 प्लस 37 जो है आपके पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 37 होल डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा, 75 को 35 से मल्टीप्लाई करवाओ और ये फलाना ठिकाना जब हल करोगे तुम लोग इसको, whenever you will solve this, जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 35.5। शॉर्टकट क्या है इसको हल करने का विदाउट कैलकुलेटर, 75 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 100 कर लो। 100 25 1 25 4 25 3 यहाँ पे 25 4 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, दिस इज गोइंग टू बी 105 अपॉन 4, ये आंसर आ गया इसका। और दूसरा जो पार्ट है 25 इंटू 37 अपॉन 100, 25 का टेबल 1 4 टाइम आ गया 37 अपॉन 4 प्लस 37 अपॉन 4, ऐड कर लो 105 के अंदर 37, दिस इज गोइंग टू 142 अपॉन 4। 140 का चौथा हिस्सा कर लो तुम लोग, क्या आएगा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 22.2 और इधर आ जाएगा 5 के बाद तुम्हारे पास एक और 2 बचेगा, 20 उठाओगे 20 4 पंजे 35.5, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 35.5 जब इसको तुम सॉल्व करोगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना आ गया इसका 35.5। ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है मास। अबंडेंस कितनी है, कितना क्या है, क्योंकि मिक्स होती हैं ये चीज़ें। तो यही था हमारे पास कॉन्सेप्ट और इसका तुम्हें जवाब मिल गया है फाइनली। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 यूज़ होता है एज अ ट्रेसर इन डायग्नोजिंग थायराइड प्रॉब्लम। आइसोटॉप्स का बड़ा इस्तेमाल हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर है एज ए ट्रेसर, MRI मशीन्स के अंदर ये फलाना ठिकाना हम यूज़ करते हैं। तो थायराइड प्रॉब्लम होता है आपके पास, थायराइड जो ग्लैंड होता है, आपका जो गला है उसके नीचे थायराइड ग्लैंड होता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो गई है, सूज क्या है, बढ़ क्या है, उसके अंदर ये यूज़ होता है ट्रेसर। इसको इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं, उसके बाद हमारे पास इमेजिंग आती है। सोडियम 24 यूज़ किया जाता है फ्लो ऑफ ब्लड को ट्रेस करने के लिए एंड डिटेक्ट पॉसिबल कॉन्स्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई कभी कभी ऐसा होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो आपने सुना होगा बाईपास होता है। बाईपास के अंदर होता क्या है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, फेट्स जमा हो जाता है। ये आर्टरी है और यहाँ पे एज ए फेट जमा हो जाता है, तो ब्लड यहाँ से इस जगह से ब्लड ऐसे जा नहीं पा रहा होता, तो इसको ऐसे टर्न मार के जाना होता है। तो हमें पता करना होता है कहाँ से आर्टरीज ब्लॉक हैं, तो सोडियम 24 इस्तेमाल किया जाता है और ये बताता है कहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ से कॉन्स्ट्रक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टरीज की। आयोडीन 130 इस्तेमाल किया जाता है इमेज द ब्रेन। अगर ब्रेन के अंदर आपको ट्यूमर हो गया, कोई जिस प्रॉब्लम हो गई है, आपको अंडरस्टैंड करना है, उसका CT स्कैन या एक्सरे निकालना है, तो आप आयोडीन 123 लगाएंगे। भाई इसका मैकेनिज्म है, कैसे होता है, इसका क्या फ़ायदा है, दूसरा क्यों नहीं इस्तेमाल करते, आयोडीन 124 क्यों नहीं यूज़ करते, सोडियम 24 क्यों नहीं यूज़ करते यहाँ पर इमेज द ब्रेन। यार अगर आप हो 9th क्लास के बच्चे, ठीक है, मैं आपको बता भी दूँ ना, अभी समझ नहीं आएगा आपको।
फ़ायदा नहीं है बताने का। मैं आपको बता दूं, लंबा लेक्चर कर दूं, ये लेक्चर कम से कम भी 40 मिनट का बनेगा। ये 6 पॉइंट है ना, समझा सकता हूँ 7 पॉइंट्स को, फ़ायदा नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं ना इतने। फर्स्ट ईयर का बच्चा होता तो मैं तब भी 20-22 मिनट का लेक्चर बना के उसको कॉन्सेप्ट देता। बीएससी का बच्चा होता 40-45 मिनट का, 50 मिनट का लेक्चर बना देता। आप 9 के बच्चे हो, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं है समझने का। बहुत हेवी चीज़ है। कोबाल्ट 60 यूज़ किया जाता है भाई, इरेडिएट कैंसर सेल्स इन होप ऑफ किलिंग और श्रिंकिंग द ट्यूमर। किसी को ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर गोड़ा हो जाता है, ट्यूमर कहते हैं छोटे कैंसर के पार्ट को, या कैंसर्स हो जाता है कैंसर, तो यहाँ भी यूज़ किया जाए कोबाल्ट 60, ठीक है। इरेडिकेट यानी हटाना उस कैंसर सेल को या ट्यूमर्स को ख़त्म करना। कार्बन 14 यूज़ किया जाता है पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। ये छठा पॉइंट है भाई, कार्बन 14 जो इस्तेमाल किया जाता है ना, पाथ ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस। यार हम इसको कार्बन 14 को एज ए कार्बन डेटिंग इस्तेमाल किया जाता है, मे बी फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ किया जाता हो कार्बन 14। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एंड मैंने पढ़ा नहीं है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है इट माइट बी ट्रू, तो आपको उसको चेक करना होगा। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डिटरमाइन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। सल्फर 35 इस्तेमाल किया जाता है। थायोसल्फेट को S2O3 नेगेटिव 2 आयन जो होता है ना, ये थायोसल्फेट आयन होता है, एक सल्फाइड आयन भी होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे होता है इंटर में आएगा, इंटर में डिटेल के अंदर ये चीज़ें समझेंगे इसको। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज़ किए जाते हैं भाई मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसेस हो रहा है क्या नहीं है। आपने इक्विलिब्रियम वगैरह नहीं पढ़ा तो आपको समझाना अभी बेवकूफ़ी है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डेट रॉक्स, सॉइल्स, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज। बेसिकली कार्बन डेटिंग हमें पता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप यूज़ किया जाता है जैसे कार्बन 14 होता है। इसका यूज़ क्या है भाई, सिंपल यूज़ ये होता है हम डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमें पता डेट करना मतलब हमें पता चलता है ये चीज़ कितनी पुरानी है, कितनी पुरानी है कोई चीज़, हमें ये मालूम करना होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ये। तो सॉइल्स का पता करना, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होगा जैसे हमारा मोहनजोदड़ो है जिसके अंदर प्याले मिले, मटके मिले, आपको पता चल गया। ममीज़ हो गई भाई, ये इजिप्ट वाली ममीज़ हो गई। जो आपको मिला क्या कहते हैं, डायनासोर्स के जो बोन्स एंड एशेस मिली, उससे आपको पता चल गया। बड़ा प्रोसेस होता है इसका कार्बन डेटिंग का। तो ये आ गया कार्बन डेटिंग का टॉपिक, ठीक है, ये आ गया कार्बन डेटिंग का टॉपिक। इसको समझेंगे भाई कैसे होता है। सो यही थी हमारी कुछ गुफ्तगू। कार्बन 14 भाई इस्तेमाल किया जाता है कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस की एज मालूम करने के लिए। कार्बन एटम जो सर्कुलेट करते हैं बिटवीन द ओशियंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म एट रेट वेरी मच फास्टर देन दे डिके। वो इतनी स्पीड में जाते हैं जितने वो तेज़ी से वो डिके भी नहीं होते। ऐसे रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 ऑल लिविंग थिंग्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इससे क्या होता है, वो इतनी फास्ट जाते हैं तो कंसंट्रेशन जो कार्बन 14 की होती है वो बढ़ती जाती है इतना ज़्यादा, जो वो मच फास्टर रेट से सर्कुलेट मार रहे होते हैं ना डिके होने से ज़्यादा, तो वो कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। कीप ऑन इंक्रीजिंग आफ्टर डेथ ऑर्गेनिज्म नो लॉन्गर पिक अप कार्बन 14। तो ऑर्गेनिज्म जो है कार्बन 14 ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर पाते, ठीक है। तो कार्बन 14 हम पानी पी रहे होते हैं डेली लाइफ के अंदर, फलां ठिकाना ये वो, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। आफ्टर डेथ ऑर्गेनिज्म के पास इतना नहीं होता कार्बन 14। बाय कंपेयरिंग द एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ skull or jaw bones with the activity of living tissues, we can estimate how long it has been since the organism died. The process called dating. डेटिंग इस मेथड से पता चलता है कि एक्टिविटी मालूम की जाती है, और ये कॉम्प्लेक्स है, ये ऊपर से है। ये आपको बताएगा कि अभी इतनी परसेंट है एटम की और पहले उस टाइम पर इतनी परसेंटेज थी, तो कितना ईयर्स हुए हैं इस परसेंट को चेंज होने में। तो यहाँ से आपको ईयर्स मिल जाएंगे काउंट, भाई कितने साल पहले ये बंदा मरा है, तभी इसकी जो है जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कार्बन डेटिंग का। सिंपल चीज़ है, मैं ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जा रहा इसलिए बिकॉज आपको अभी नीड नहीं है इतनी समझने की, और ना ऐसे कोई MCQ आएगा आपके पास कोई MCQ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, एंट्री टेस्ट में पास करना है, तो जस्ट उसको पास आउट करो, कॉन्सेप्ट समझो जितना कॉन्सेप्ट समझना है। और ये चुन्नू मुन्नू सा टॉपिक है,
कोई बड़ी डील नहीं है। मैं ये चीज़ें जो है ना तकरीबन 1.5 घंटे की भी पढ़ाता हूँ राइट नाउ। मुझे पता है किस बच्चे को, किस लेवल के बच्चे को कितनी चीज़ देनी चाहिए और किस चीज़ को कितना पढ़ाना चाहिए। तो ये बात होती है। मैं आपको 1.5 घंटे का लेक्चर दूँ तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे पता है आपको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, कितनी नहीं देनी। डेट्स इनफ। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को। इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।